तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर सीबीएसई के सैम्पल पेपर में सेक्शन बी सॉल्व करने जा रहे हैं। और सेक्शन बी जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 17 से 21 तक इन्वॉल्व हैं और ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। मतलब इसमें हमको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले सेक्शन ए में तो सारे क्वेश्चन मल्टीपल के थे, क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, तो चलिए 17 के आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 17 की क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि नेम द डिवाइस विच यूटिलाइज यूनिलैटरल एक्शन ऑफ अ पीएन डायोड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमको एक यूनिलैटरल एक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की डिवाइस का नाम लिखना है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। जो क्या करें? एसी को डीसी में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो डायोड होता है जब ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो इसको प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डायोड एज अ रेक्टिफायर। इसका मतलब इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। तो एसी को डीसी में बदलना रेक्टिफिकेशन कहलाता है, और जो डिवाइस ऐसा करती है कि एसी को डीसी में बदलती है उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। और पीएन जंक्शन भी एक पीएन जंक्शन जो डायोड है ये भी क्या है? रेक्टिफायर की तरह काम करता है, मतलब वो एसी को डीसी में बदलता है। और बच्चों ये जो शब्द यूज हुआ है यूनिलैटरल एक्शन, इसका मतलब समझते हो? यूनिलैटरल एक्शन डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जो केवल एक डायरेक्शन में काम करती हैं। अब आपको पता है ना, पीएन जंक्शन जो डायोड है ये भी यूनिलैटरल एक्शन डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में काम करती है। कब काम करता है पीएन जंक्शन डायोड? कब कोई पीएन डायोड काम करता है बताओ, सोचो। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को हाई वोल्टेज से और एन टाइप को लो वोल्टेज से कनेक्ट करते हो। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव भी आप समझ सकते हो। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो इसमें अगर 10 वोल्ट है इधर 5 वोल्ट है तो भी ये क्या होगा? काम कर जाएगा। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड केवल तब काम करता है जब पी हाई वोल्टेज से होता है, एन लो वोल्टेज से होता है, मतलब फॉरवर्ड बायस में होता है। उस समय क्या होता है बच्चों? ये फॉरवर्ड बायस में होता है। इसीलिए पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग यूनिलैटरल एक्शन डिवाइस भी बोलते हैं। अच्छा, रिवर्स में ये बहुत कम करंट कंज्यूम करता है, आपको पता है ना, उसके लिए बहुत सारी कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा डोपिंग करनी पड़ती है, वो एक अलग चीज़ है। नॉर्मल सिचुएशन में पीएन जंक्शन डायोड तभी वर्किंग हम लोग सपोर्ट करते हैं जब पी पॉजिटिव और एन निगेटिव, मतलब पी हाई वोल्ट पे और एन लो वोल्ट पे। ठीक है, तो ये हो गया, ये समझ में आ गया कि यूनिलैटरल एक्शन क्या होता है। और दूसरा ये समझ में आ गया कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको कौन सी डिवाइस यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की? तो वो यूज करते हैं रेक्टिफायर। इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए बच्चों, इसके बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर कैसा होता है? जो हर एसी की साइकिल के लिए एक डीसी आउटपुट हमको दे दे, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर के लिए? तो देखो, पहले तो हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं जहाँ से हमको इनपुट मिलेगा। ट्रांसफार्मर से हमको क्या मिलता है? इनपुट। क्यों? क्योंकि एसी को डीसी में बदलना है ना, तो यहाँ से इनपुट देते हैं। ये इनपुट कैसा देंगे? ये ऐसा कुछ होगा, अल्टरनेटिंग करंट ना, एसी। और इसको कन्वर्ट किस में करना है बच्चों? डीसी में, है ना। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट में। अच्छा, तो ये ट्रांसफार्मर बना दिया। ये यहाँ पे क्या लगा होता है? ये कोर है। ये क्या लगा हुआ है बच्चों? ये कोर लगा हुआ है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक डायोड लगा देते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड लगा देते हैं ऐसे, दूसरी साइड, दोनों साइड एक एक पीएन जंक्शन डायोड लगा देते हैं। ठीक है, अगला काम ये होता है इसका सेंटर टैप करते हैं कॉइल का, मतलब इसकी बीचों बीच से यहाँ से एक वायर निकालते हैं। इससे ऐसे बनाने का मतलब कि इस तार के ऊपर से, जैसे एक तार के ऊपर से दूसरा तार जाता है तो ऐसे मुड़ जाता है ना, तो ये बनाया गया है। इसको ऐसे लाके यहाँ पे हम लोग
ऐसे यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस यहीं पर हमको आउटपुट देखना है इसका, ठीक है, और इसको हम ऐसे यहाँ पे जोड़ देते हैं और इसका कनेक्शन यहाँ से ऐसे कर, ठीक है। इस लोड पे हमको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? आउटपुट, जो आउटपुट मिलेगा इस इनपुट की वजह से। वो आउटपुट कैसा मिलेगा? सिंपल सी बात है, जब आउटपुट बनाने की बारी आएगी तो कैसे बनाओगे बताओ? यहाँ पे इनपुट वोल्टेज था, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आउटपुट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। पहली साइकिल के लिए, दूसरी साइकिल के लिए, तीसरी के लिए और चौथी के लिए, इस तरीके से आउटपुट यहाँ पे बन जाता है। कहाँ पर बनेगा? ये RL पर मिलेगा, ठीक है। ये पहला जैसे डायोड D1 से मिलता है, तो दूसरा आउटपुट किससे मिलता है? D2 से मिलता है, D1 से, फिर ये मिलता है D2 से। मतलब एक बार आउटपुट हमें D1 से मिलता है, फिर एक बार D2 से, फिर D1 से, फिर D2 से। इसको एक्सप्लेन भी हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे केवल डायग्राम पूछा गया इसलिए ऐसा बना के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये EMF हो गया, ये टाइम हो गया। तो ऐसा जब हम इनपुट देते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट है। कैसे करंट है बच्चों? AC, अल्टरनेटिंग करंट। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार क्या हो रही? चेंज हो रही। बट यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड तो अभी चेंज हो रहा, बट इसकी डायरेक्शन अब चेंज नहीं हो रही। तो ये कैसी करंट है? ये DC करंट है, डायरेक्ट करंट है, ठीक है। तो AC से DC कन्वर्ट करने के लिए ऐसा ये यूज करते हैं सर्किट। इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि हर साइकिल का एक आउटपुट मिला। देखो, पहली साइकिल का ये आउटपुट है, दूसरी साइकिल का ये आउटपुट है, तीसरी का ये आउटपुट है, ऐसा कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटॉन एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैव द सेम वैल्यू so that the energy of the photon is 2 lambda mc upon h times the kinetic energy of the electron where c and h have their usual। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटॉन है, ठीक है, और दोनों की वेवलेंथ सेम है। अब सोचोगे इलेक्ट्रॉन की कौन सी वेवलेंथ होती है भाई? इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा है, ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ फोटॉन ये भी बच्चों हमको दिया है, ये भी हमको बता दिया है कि लैम्डा है, ठीक है। हमको सोचना है कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें अगर हम 2 लैम्डा mc अपान s से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोटॉन की एनर्जी बराबर निकलेगा। ये हमको प्रूव करना है यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब हमको बच्चों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी चाहिए, फिर हमको फोटॉन की एनर्जी निकालनी चाहिए, तब कुछ ऐसा रिलेशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जब डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इसका मतलब क्या है? तो भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है उसका क्या मतलब होता है, कोई बताए हमको? ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपान mv, है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से जा रहा है जिसका मास m है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? ये होती है लैम्डा बराबर h अपान mv। यानी कि यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। v बराबर क्या निकलेगा? h अपान m लैम्डा। बहुत बढ़िया। हमको चाहिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर निकाल दो पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी बताओ हमको जरा। k बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। भैया हाफ m की वैल्यू पुट कर दो, m तो ऐसे रहेगा, v की वैल्यू पुट करो। v की वैल्यू क्या है? h स्क्वायर अपान m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, अगर लैम्डा वेवलेंथ है किसकी? फोटॉन की,
तो फोटान की एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बताओ? है एनर्जी ऑफ फोटान E बराबर, तो ये होता है बच्चों SC/λ, याद करो ये आपको पढ़ाया गया था। E बराबर क्या होता है? SC/λ। अच्छा, हमें तो भाई E और K में रिलेशन चाहिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो अगर हम पहली क्वेश्चन में दूसरी से डिवाइड कर दें, दूसरी में पहली से कर दें, ज़्यादा आसानी से सोचो क्या आएगा। तो दूसरी क्वेश्चन E/, में क्या आना है? K आना है। देखो दूसरी क्वेश्चन अपान पहली क्वेश्चन, E/K, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, E की वैल्यू क्या है भाई? SC/λ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है देखो, रख दो, तो अपान में आएगा, मतलब क्या बचेगा देखो, mh² यहाँ पे, और ये बाकी ये 2m² λ² पलट ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या बनेगा? 2m² λ², ऐसा कुछ बनेगा। अब सोचो क्या कैंसिल हो सकता है? m से एक m की पावर कम होगी, लैम्डा से एक लैम्डा की पावर कम होगी, h से एक h की पावर नीचे कम हो जाएगी, यानी कि E/K कितना आएगा बताओ? ऊपर हो जाएगा 2c बचा, देखो m² एक m कम हो गया तो ऊपर m की पावर 1 बचा, λ², नीचे लैम्डा है तो एक पावर कम कर देगा तो लैम्डा बचेगा, अपान में h², ऊपर क्या h /, नीचे वाले की एक पावर कम करेगा तो क्या बचेगा अपान में? h, ऐसा कुछ बचेगा। 2cm λ अपान h, तो E कितना आएगा बताओ? 2λmc/h इंटू K। देखो जो प्रूव करना था वो आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब जो एनर्जी ऑफ फोटान है वो काइनेटिक एनर्जी का इतने टाइम्स होगी, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई draws an initial current 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27.0 degrees Celsius and the temperature coefficient of resistance of nichrome is 1.7 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको दिया है कि एक नाइक्रोम का वायर है, उसको 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हैं। तो ये वायर है, किसका वायर है? यह है नाइक्रोम का, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया है 230 वोल्ट की सप्लाई से, है ना। अच्छा, तो इन्होंने कहा जब कनेक्ट किया है तो इसका उस समय टेम्परेचर T1 है और T1 की वैल्यू हमको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर, और कह रहे इस समय उसमें जो करंट फ्लो होती है वो कितनी फ्लो होती है? वो शुरुआत में करंट फ्लो होती है 3.2 एम्पियर, ठीक है। सिंपल सी बात, इस समय नाइक्रोम का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको आप मान लीजिए कि R1 रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इन्होंने कहा आफ्टर सम टाइम द स्टेडी करंट बिकम्स 2.8 एम्पियर। स्टेडी करंट 2.8 एम्पियर हो गई, इसका क्या मतलब है भैया? हुआ ये हुआ होगा कि जैसे जैसे करंट फ्लो होगी, करंट के फ्लो होने से क्या होगा? ये वायर गर्म होगा, जब ये गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर इसका T2 हो गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमको पता है ना रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा। तो अभी भी सप्लाई तो 230 वोल्ट ही है, लेकिन अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 2.8 एम्पियर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? करंट कम हो गई, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, ठीक है। तो हमसे ये कह रहे हैं कि वो फाइनल टेम्परेचर क्या है जिस समय इतनी करंट फ्लो हो रही होगी, स्टेडी करंट, उस समय का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। यानी कि हमको इनिशियल टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस और फाइनल वाला टेम्परेचर निकालना है। देखो बच्चों, करंट और वोल्टेज दोनों केस में दिया है, तो दोनों केस में आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।
मतलब आप इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आप फाइनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद में आप दोनों रेजिस्टेंस की हेल्प से जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया अल्फा, इसकी हेल्प से आप फाइनल टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम होगा, हम फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस निकालेंगे कि R1 कितना है भाई, इनिशियल रेजिस्टेंस R1। तो R1 है हमारे पास भाई क्या होता है V अपान I1, वोल्टेज अपान करंट। तो वोल्टेज है 230 और करंट है 3.2। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये 71.875 ओम। तो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा 71.875 ओम। अच्छा, फाइनल रेजिस्टेंस क्या आएगा सोचो, ये तो इनिशियल रेजिस्टेंस आया, फाइनल रेजिस्टेंस क्या बनेगा भाई इसका, R2 इज इक्वल टू V अपान I2। V कितना है 230, I2 कितना है 2.8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बच्चों मिलेगा आपको 82.14 ओम। तो ये मिलेगा आपको 82.14। ये फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। अब दोनों रेजिस्टेंस का अल्फा के साथ क्या रिलेशन होता है सोचो। तो ये फार्मूला आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, क्या दिया है, फ्रॉम R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फार्मूला आपको एनसीईआरटी में गिवन है कि अगर T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है, T2 पे रेजिस्टेंस R2 है, तो ये फार्मूला होता है। यहाँ पे T2 है फाइनल टेम्परेचर जो कि हमको निकालना है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 82 हो गया, पहले वाले टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना था। तो R1 पहले वाला रेजिस्टेंस, R2 फाइनल रेजिस्टेंस, T2 फाइनल टेम्परेचर और T1 इनिशियल टेम्परेचर। फटाफट वैल्यू पुट कर दो सारी। R2 कितना है भैया 82.14 इज इक्वल टू 71.875 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 और T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे इधर डिवाइड कर दें तो ये क्या बचेगा 82.14 अपान 71.875 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 T2 माइनस T1। देखो बच्चों, इससे इसको डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1.143 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 T2 माइनस T1। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, घटा लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर देखो क्या बचता है। ठीक है, इधर लाओगे घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 T2 माइनस T1। देखो ये बचा, ये 1 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1.143 माइनस 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 0.143। अच्छा, अब क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे तो भाई T2 माइनस T1 क्या आएगा बताओ जरा। T2 माइनस T1 आएगा बच्चों, इसको उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा 0.143 अपान 1.7 10 की पावर -4। देखो -4 है, ऊपर ले जाओगे 10 पावर +4 हो जाएगी, यानी कि T2 माइनस T1 हो जाएगा, 10 पावर ऊपर गया +4 हो गया, तो बचेगा 1430। देखो 10 पावर 4 को बिल्कुल 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब अपान में 1.7। इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों में क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 841। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा T2 इज इक्वल टू 841 प्लस T1 की वैल्यू पुट कर दो। T1 कितना दिया था 27 डिग्री सेल्सियस, क्या बचेगा भाई, ये आ जाएगा 841 प्लस 27, यानी कि T2 की वैल्यू हो जाएगी 868 डिग्री सेल्सियस। सो द फाइनल टेम्परेचर विल बी 868 डिग्री सेल्सियस। तो जो फिलामेंट है नाइक्रोम का, उसका जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा 868 डिग्री सेल्सियस। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।
तो चलिए बच्चों सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर हम 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म in such a way that the angle of incidence is equal to the angle of emergence and each of these angles is 3/4 times the angle of the prism. Determine the angle of deviation and the refractive index of the prism. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमको दिया है कि एक इक्विलैटरल प्रिज्म है। इक्विलैटरल का मतलब उसके सारी साइड सेम होंगी, सारे जो फेस हैं वो सेम होंगे, सेम लेंथ के, और सबका जो है एंगल वो भी सेम होगा। इक्विलैटरल में ये होता ना, इसका मतलब ये सारे एंगल जो है ए बी सी अगर ट्रायंगल मान लेते हैं तो सब कितने होंगे भाई, तीनों 60-60। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल 180 होना चाहिए किसी ट्रायंगल का, और जब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो कितना हो जाएगा 60-60-60। इसका मतलब एंगल ए बी सी तीनों की वैल्यू हमको दिया है 60 डिग्री। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है। लाइट इंसिडेंट होती है मतलब यहाँ से मान लीजिए कोई है कि लाइट रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुई है और इसको पास कर जाती है, मतलब उस तरफ निकल जाती है रिफ्रैक्शन के बाद। तो बच्चों पहले तो यहाँ रिफ्रैक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे भाई, यहाँ लाइट रे गिरेगी तो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, यहाँ मान लीजिए आई एंगल पे गिरी लाइट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। तो जब आई एंगल पे गिरेगी तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। भाई सिंपल सी बात, बाहर क्या है, रेयरर है। प्रिज्म कैसा होता है, डेंसर होता है, ग्लास का है या किसी चीज़ का है, तो ये डेंसर हो गया। तो जब रेयरर से डेंसर में लाइटें जाएगी तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो देखो नॉर्मल के पास ऐसे आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आगे जब लाइटें बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, देखो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अब डेंसर से निकल कहाँ जा रही है, रेयरर में। तो फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, क्योंकि जहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा वहाँ पे नॉर्मल पड़ना चाहिए पहले तो। जब नॉर्मल पड़ गया, अब देखो डेंसर से रेयरर में लाइटें जा रही है तो क्या होगा, क्या ये सीधे निकलेगी, नहीं। अब ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। किधर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि जब लाइटें डेंसर से रेयरर में जाती है तो हमेशा नॉर्मल से दूर हट जाती है, ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है बच्चों, जिस एंगल से लाइटें आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जिससे बाहर निकलती नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। और ऐसा उन्होंने कह दिया कि इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल की वैल्यू सेम है, I = E है, और इन्होंने कहा ये 3/4 टाइम्स है एंगल ऑफ प्रिज्म के। एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता है, ये वाला है ना, रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो ये कह रहे हैं कि उसका 3/4 है। अच्छा, यानी कि I और E की वैल्यू तो यहाँ से इस स्टेटमेंट से निकल आई। भाई उन्होंने क्या कहा, I = E, और ये किसके बराबर है, 3/4 ऑफ A। A की वैल्यू हम लोग कितनी पता कर चुके हैं, 60। यानी कि I और E दोनों सेम हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो इसको डिवाइड करोगे 15 टाइम्स, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 45 डिग्री। यानी कि I और E दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई। ठीक है, अब बच्चों हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द डेविएशन एंगल। वैसे तो उन्होंने डेविएशन एंगल बोला है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों सेम हो जाते हैं तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। कौन सा एंगल, इंसिडेंट रे ये वाली और इमर्जेंट रे के बीच बने एंगल को बोलते हैं डेविएशन एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल। और जिस समय I और E बराबर हो जाते हैं तो ये डेविएशन एंगल उस समय मिनिमम होता है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। अब चूंकि यहाँ पे दिया है ना कि I और E की वैल्यू सेम है, इसका मतलब उन्होंने मिनिमम डेविएशन एंगल की बात की होगी, ये डेल्टा M से लिखते हैं। हमसे कहा जा रहा है बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा M। तो आपको मिनिमम डेविएशन एंगल का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता था भाई, याद करो, डेल्टा M बराबर होता है 2I - A। डेल्टा M बराबर क्या होता है, 2I - A। यहाँ से आप मिनिमम डेविएशन एंगल निकाल सकते हैं।
तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा 2i, आई की वैल्यू कितनी है भैया 45 माइनस ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए कहाँ गया 60, देखो ए भी 60, बी भी 60, सी भी 60, सब तो 60 थे ना, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 45 मतलब 90 माइनस 60, या फिर हम कहें डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो मिनिमम एंगल जो डेविएशन का है वो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अच्छा अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड पॉइंट की, हमको इसमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है प्रिज्म के लिए बताओ, जब मिनिमम डेविएशन एंगल की बात होती है उस समय फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। ये फार्मूला होता है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब सारी वैल्यू से पुट कर दो, तो म्यू बराबर क्या आएगा साइन ए की वैल्यू कितनी भाई 60, डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन के लिए कितना आया बच्चों 30 डिग्री, अच्छा अपान 2, ठीक अपान में नीचे क्या आएगा साइन ए की वैल्यू 60 अपान 2, देखो कितना बनेगा भाई साइन ऊपर क्या बना 90, ये 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 अपान 2 मतलब 45 अपान साइन 30, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 45 की वैल्यू 1 अपान रूट 2, साइन 30 की वैल्यू 1 अपान 2, तो पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 अपान रूट 2 बचा। तो चाहे म्यू को हम लिखें 2 अपान रूट 2 या ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो म्यू बराबर क्या बचेगा बताओ रूट 2 ये तो 2 बन जाएगा, 2 अपान 2 इंटू रूट 2, यानी कि आंसर आएगा रूट 2। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विल बी रूट 2, या इसको हम लिख सकते हैं 1.414। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक है, और ये आ गया डेविएशन एंगल इस केस के लिए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज 4f, where f is the focal length of the lens। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, किसी लेंस के सामने, तो मान लीजिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा उन्होंने खुद ही कह दिया कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, और कह रहे इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज बन रही है। बच्चों आपको पता है इसकी रियल इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, उस साइड बनेगी, ऐसा ही होता था ना, क्यों, क्योंकि यहाँ जब लाइट आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, अगर ये थिन लेंस है तो कुछ ऐसा रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ पे इसकी ये फाइनल इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन बनेगी, यहाँ लाइटें मिलेंगी तो यहाँ उसकी इमेज बन जाएगी, तो ये इमेज बन गई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बन रही है तो हमको प्रूव करना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो सेपरेशन है, ये पूरी डिस्टेंस, इस पूरी डिस्टेंस को कुछ नाम दे दो स्मॉल डी, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से या तो बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब हमको ये प्रूव करना है कि D की वैल्यू 4f से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर हो, ठीक है। तो बच्चों हम करते क्या हैं, हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस u है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है u। तो देखिए बच्चों ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u कह देते हैं, u को हम कुछ मान लेते हैं वैल्यू, मान लेते हैं हम x है, u की वैल्यू क्या है x है, तो ये इमेज होगी, ये v होगी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोचो, तो भाई u प्लस v कितना है d, तो u प्लस v कितना है d, बट u को हम यहाँ क्या मान चुके हैं x, तो यानी कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी d माइनस u, यानी कि u की वैल्यू यहाँ रख दो तो v बराबर आ जाएगा d माइनस एक्स, तो v की वैल्यू क्या आ गई d माइनस एक्स, ये v आ गया, ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये वाली वैल्यू क्या आ गई d माइनस एक्स। हमको बच्चों यहाँ प्रूव करना है कि ये जो d डिस्टेंस है इसकी वैल्यू
फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से या तो ज़्यादा है या उसके बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बच्चों एक सिंपल सा लेंस फार्मूला यूज करेंगे रियल इमेज में। हमको पता है ना लेंस का फार्मूला क्या होता है उसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो फ्रॉम लेंस फार्मूला, ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों क्या वैल्यू आएगी जरा बताओ। ये आएगा 1/f बराबर 1/v, v का मतलब ये वाली वैल्यू यानी कि d माइनस एक्स माइनस 1/u, u का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है x, तो चूंकि ऑब्जेक्ट क्या है लेंस के पीछे साइड है इसलिए डिस्टेंस कैसे रहेगी, निगेटिव रहेगी, तो आ जाएगा -x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं भाई, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1/f बराबर, इसको जरा माइनस में प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/d माइनस एक्स प्लस 1/x। एलसीएम ले लो बच्चों, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा x प्लस d माइनस एक्स अपान d माइनस एक्स इंटू एक्स। देखो ये x कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इधर से इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इधर आएगा यानी कि x इंटू डी माइनस एक्स। देखो ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ये f इधर आएगा तो बराबर क्या आएगा fd। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आएगा, ये आएगा xd माइनस एक्स स्क्वायर बराबर f। अच्छा अब देखिए भाई इसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, हमको तो x की वैल्यू को कुछ रियल दिखाना है, ठीक है, तब हमको ये कंडीशन अपने आप को भी मिल जाएगी। क्या करेंगे बच्चों, देखो इसके लिए इसको थोड़ा इन सबको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर निगेटिव उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ये एक्स डी उधर जाएगा, इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का एक्स डी है, और ये एफ डी तो उस तरफ है ही तो प्लस का एफ डी, और इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई भाई। देखो यहाँ से अगर हमको x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो अगर हम श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज कर लें। श्रीधराचार्य फार्मूला मतलब याद होगा कि अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, तो उसका जो x का वैल्यू था, जो रूट निकालना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके लिए हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूले का भी यूज कर सकते थे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये फार्मूला होता था। अगर इस फार्मूले का हम यहाँ यूज कर लें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वहाँ से कुछ हमको बनता दिखेगा। तो देखिए बच्चों अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या है 1, वहाँ x स्क्वायर के साथ क्या था a, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या होगी, देखो तो x के साथ मल्टीप्लाइम क्या होता था b, यहाँ x के साथ मल्टीप्लाइम क्या है माइनस टी, तो b की जगह क्या आ गया माइनस टी आ गया। अच्छा, और c की जगह वहाँ पे प्लस c, तो यहाँ c की जगह क्या है भाई, देखो ध्यान से fd। अब फ्रॉम श्रीधराचार्य फार्मूला x इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताओ हमको, यह आएगा माइनस का b की जगह ये माइनस डी रख देंगे ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, तो b की जगह ये माइनस डी का स्क्वायर। अच्छा, माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू fd अपान 2a की जगह 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पे d प्लस माइनस रूट में d स्क्वायर माइनस 4fd अपान 2। अब देखिए बच्चों अगर x की वैल्यू रियल होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू भाई रियल तो होती है, रियल में कुछ उसकी वैल्यू होती है, तो जब x को रियल होना चाहिए इसका मतलब ये चीज़ जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। भाई रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ गया तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ना, तो x इमेजिनरी तो होता नहीं, x तो रियल है। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ x यहाँ पर लिखेंगे फॉर
रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की रियल वैल्यू के लिए हम बात करते हैं, तो क्या होगा डी स्क्वायर माइनस 4fd, ये वाला टर्म, ये बच्चों 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से छोटा हो गया तो ये वाला टर्म ज़्यादा हो जाएगा, निगेटिव वाला, इसका मतलब ये इमेजिनरी बन जाएगा। इमेजिनरी नहीं बनाना, रियल होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, बड़ी कर लो बच्चों, तो क्या आएगा देखो, तो डी स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 4fd, एक डी का हट जाएगा इधर उधर से, तो डी किससे बड़ा होना चाहिए, 4f से। सो द सेपरेशन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 4f। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो दूरी है वो 4f यानी कि फोकल लेंथ के 4 टाइम्स या तो ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। ये इसका आंसर हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।